दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हरियाणा में चुनावी संग्राम जारी है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है और उसी कड़ी में हम रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ 3 जिले के 11 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और मेरे साथ विश्लेषण करने के लिए, आकलन करने के लिए जो आज गेस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय मैं कराना चाहूंगा। माननीय बलवंत तक्षक जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 4 दशकों से अधिक पत्रकारिता जगत में रहते हुए विभिन्न पुरस्कारों से उनको नवाजा जा चुका है, जिनमें हरियाणा सर्वश्रेष्ठ पत्रकार सम्मान, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता पत्रकारिता पुरस्कार, छत्रपति अवार्ड और तिलक मांझी सम्मान जैसे कई सम्मान शामिल हैं। अगर संक्षेप में मैं ये कहूं कि हरियाणा के पत्रकारिता जगत में उनको भीष्म पितामह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पे भी लगातार उनका आकलन आजकल आता रहा है। तो बलवंत जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया गोयल साहब, शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया कि आज हम 11 सीटों का आकलन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा, जो हरियाणा की सबसे वीआईपी हॉट सीट बन चुकी है, अटेली विधानसभा, जहां पर पिछले लगातार 20 वर्षों से अधिक केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो अहिरवाल के राजा भी कहे जाते हैं, उनकी पुत्री आरती राव इस बार डेब्यू कर रही हैं चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने उनके खिलाफ पूर्व विधायिका अनीता यादव पे दाव लगा रखा है। तो वहां मुकाबले को रोचक बनाने के लिए बीएसपी की तरफ से ठाकुर अतरलाल भी मैदान में है। तो एक एक सीट का आकलन करेंगे। तो बलवंत सर, सबसे पहले मैं अटेली सीट के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए गोयल साहब, एक समय ऐसा था जब अटेली सीट पर राव इंद्रजीत सिंह के फादर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, राव वीरेंद्र सिंह, उनका एक छत्र कब्जा था। जब वो अटेली से चुनाव लड़ते थे तो एक तरह की गारंटी होती थी कि विशाल हरियाणा पार्टी की ये सीट उन्हीं के खाते में जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लिया और राव बंसी सिंह को उन्होंने अटेली से टिकट दी थी। राव बंसी सिंह भी जीते थे। भजनलाल सरकार में, आपको ध्यान है, बाद में कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे। तो राव इंद्रजीत सिंह आज के दिन जब वो कांग्रेस में थे तब भी बड़ा चेहरा थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी बड़ा चेहरा है। लगातार 3 टर्म से वो केंद्र में मंत्री हैं। हरियाणा सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और केंद्र सरकार में उनको उम्मीद के मुताबिक जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यानी कि एक एक बार जो सांसद बने उनको तो कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया, या कोई पहली बार राज्यसभा में गया उसको कैबिनेट मंत्री का रैंक मिला। लेकिन अहिरवाल की राजनीति में जबरदस्त प्रभाव रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह, जिस दक्षिण हरियाणा से 2 बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने में जिनका अहम योगदान रहा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद के मुताबिक पद नहीं दिया। और आप जानते हैं अच्छे से उस इलाके को कि पिछले 2 टर्म में राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको इनकार कर दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी की विकेट थोड़ी कमजोर है तीसरी बारी में, और राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा कि मेरी बेटी तो चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में बगावत ना करें, दक्षिण हरियाणा में पार्टी को नुकसान ना हो, तो भाजपा आलाकमान ने उनको बुला के 4-5 सीटें उनकी मर्जी से उम्मीदवार चुनने के लिए कह दिया। तो जाहिर है कि भाजपा इस बार थोड़ी रक्षात्मक मुद्रा में है और राव इंद्रजीत सिंह को अपने से अलग नहीं करना चाहती। भाजपा जानती है कि राव इंद्रजीत सिंह अगर नाराज होंगे तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पिछले चुनाव में 11 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी
और 40 सीटों में 8 सीटों का बड़ा योगदान होता है भाजपा की सरकार बनाने में। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को टिकट आप मान के चलिए आला कमान ने इस सूरत में दिया है कि वो थोड़े से तीसरी बार मैदान में उतरते समय खुद को कमजोर पा रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह को अपने से दूर नहीं करना चाहते। तो वहां लड़ाई गोयल साहब सीधे सीधे, वैसे तो तिकोनी लड़ाई है क्योंकि अनीता यादव भी कई बार विधायक रह चुकी हैं और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव हैं। तो दो यादवों के बीच में अतुललाल ठाकुर हैं, बसपा के टिकट पर हैं, हरिजन और ठाकुरों का कॉम्बिनेशन, और कुछ एंटी पार्टी जो हवा होती है 10 साल सत्ता में रहने के बाद। तो इस तिकोनी लड़ाई में आरती राव के लिए केक वाक नहीं है, उन्हें और संघर्ष करना पड़ेगा। और जाहिर है कि राव इंद्रजीत सिंह पहली बार अपनी बेटी को मैदान में उतार रहे हैं, तो वो हर हालत में उनको विधानसभा में भेजने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इन 3 तिकोना लड़ाई में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अपनी सीट निकाल लेंगी, ऐसा उनके पिता को भरोसा है। बिल्कुल सही कहा बलवंत सर आपने। जैसा कि आपने अभी बोला कि आरती राव के लिए केक वाक नहीं है, इसका मतलब मैं ये समझ के चलूं कि सीट फंस चुकी है, किसी भी डायरेक्शन में रिजल्ट आ सकता है। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, अब आते हैं हम दूसरी दक्षिण हरियाणा की फोर्थ सीट कही जाने वाली, हरियाणा की कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल कही जाने वाली गुड़गांव के ऊपर। गुड़गांव के संदर्भ में लास्ट टाइम जैसे अभी आपने बताया कि 11 में से 8 सीटें बीजेपी लेके गई थी, इनडायरेक्टली हम ये कहें कि राकेश डोलताबाद भी पूरे टेन्योर में बीजेपी के साथ ही रहे। तो 9 सीटें थी और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की। और इसमें कोई आपने गलत नहीं बोला कि खाली इन 8-9 सीटों के बल पर ही बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी जेजेपी के साथ मिलकर के। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में आप गुड़गांव में क्या परिणाम देख रहे हैं? और उससे पहले मैं दर्शकों से एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, बहुत सटीक आकलन हो रहा है 11 की 11 सीटों पे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो पूरा वीडियो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। जी बलवंत सर। गुड़गांव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने, जो भाजपा के शुरुआती दिनों में कद्दावर नेता थे और जिन्होंने भाजपा को मजबूत करने में अहम योगदान दिया था, उनका नाम था सीताराम सिंगला जी। सीताराम सिंगला चौधरी देवीलाल की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे, विषम परिस्थितियों में भी और जब सत्ता में आए तब भी उनका एक योगदान था पार्टी की मजबूती के लिए। पिछले चुनाव में उनके बेटे सुधीर सिंगला को टिकट मिला, वो विधायक के तौर पर 5 साल तक सदन में भाजपा के प्रतिनिधि, गुड़गांव के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे। लेकिन गोयल साहब, मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिरी समय में सिटिंग एमएलए की टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी को, वैश्य समुदाय के लोगों को नाराज करने की क्या जरूरत थी। वहां से मुकेश शर्मा पहलवान को टिकट मिला और एक बागी उम्मीदवार के तौर पर, भाजपा के बागी उम्मीदवार के तौर पर वहां जो खड़े हैं नवीन गोयल जी, गोयल साहब, और तीसरी जो वहां से पिछले चुनाव में शायद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोहित ग्रोवर ने अच्छे वोट हासिल किए थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। और वहां भी लड़ाई तिकोनी है, पर भाजपा के बागी मुकेश शर्मा पहलवान को जितना भी नुकसान पहुंचाएंगे, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। और गोयल साहब, मेरा ये भी मानना है कि जब किसी पार्टी के पक्ष में थोड़ी सी हवा बहती है या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, उस सूरत में बागी का खड़ा होना सत्तारूढ़ दल के लिए नुकसानदायक होता है। लड़ाई वहां भी तिकोनी है। और अभी राहुल गांधी कल से हरियाणा में रथ यात्रा शुरू करेंगे, नारायणगढ़ अंबाला जिले से, जो उत्तरी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा, जहां दक्षिण हरियाणा के बाद उत्तरी हरियाणा में SLGT बेल्ट पे। तो राहुल गांधी की उस यात्रा से मैं समझता हूं कि माहौल बदलने की वो कोशिश करेंगे और रात को लाडवा में रुकेंगे। तो लाडवा से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मेवा सिंह के साथ मुकाबला है जो सिटिंग एमएलए हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में
माहौल और बढ़ेगा। गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, बहुत हरियाणा सरकार के खजाने में हर साल गुड़गांव का योगदान नंबर 1 की स्थिति में होता है, लेकिन गुड़गांव पर उतना पैसा विकास के मामलों में नहीं लग पाया जितना उम्मीद करते थे लोग। मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हो चाहे कोई और रहे हो, गुड़गांव के दौरे तो बहुत होते हैं उनके, लेकिन आपने देखा होगा कि पहली ही बरसात में पूरा गुड़गांव जाम हो जाता है, सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो जाती हैं और लोग बार बार डिमांड करते हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई गौर नहीं किया जाता। खुद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैंने बहुत बार गुड़गांव की स्थिति के बारे में कहा, लेकिन गुड़गांव से पैसा तो जाता है लेकिन यहाँ विकास नहीं होता। और गुड़गांव के नगर निगम में तो आपने देखा भी होगा कि बिना काम किए ठेकेदारों को पैसा देने की खबरें आई थी। यानी कि सरकार का ध्यान गुड़गांव पर सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उस सूरत में गुड़गांव को वो नहीं मिला जिसका गुड़गांव भी हकदार है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी पार्टी के खिलाफ थोड़ी बहुत भी गोयल साहब एंटी इनकम्बेंसी हो तो उसमें हर जगह ही नुकसान देखने को मिलता है। इस तिकोनी लड़ाई में कौन सीट निकालेगा ये राहुल गांधी के दौरे के बाद तय हो पाएगा। आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कल से राहुल गांधी की रथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, और जो कल पहला दिन होगा, जहां तक मेरे को पता चला है, 8 या 9 विधानसभा क्षेत्र के डायरेक्ट कंटेक्ट से गुजरेंगे और इनडायरेक्टली 15-16 विधानसभा क्षेत्रों पर उसका प्रभाव होगा। क्या आपको इसमें भी कोई कांग्रेस की रणनीति नजर आ रही है कि नारायणगढ़ से स्टार्ट करके लाडवा पे रात को विश्राम कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि नारायणगढ़ सीट और लाडवा सीट दोनों की अपनी महत्ता है, दोनों का ही जुड़ाव जो है वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ रहा है। नायब सिंह सैनी जी पहले नारायणगढ़ से एमएलए रहे, उसके बाद सांसद रहे, फिर करनाल से एमएलए बने, अब उनको लाडवा शिफ्ट कर दिया। तो क्या कोई एक कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति के तहत तो नहीं हो रहा है ये? नहीं, देखिए, चुनाव में रणनीति तो बनानी पड़ती है गोयल साहब, और पार्टी ने विचार विमर्श करके बाद नारायणगढ़ को चुना होगा, क्योंकि नारायणगढ़ मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खुद का विधानसभा क्षेत्र रहा है जहां से वो पहली बार चुनाव जीते थे। लेकिन उनके उसके बाद जो जिला परिषद का चुनाव हुआ उसमें उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, वो चौथे स्थान पर रही थी और हार गई थी, जबकि नायब सिंह सैनी साहब सांसद थे उस समय। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी नारायणगढ़ में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब पवन सैनी साहब जो लाडवा से विधायक थे उनको तो नारायणगढ़ भेज दिया, और खुद सैनी साहब नारायणगढ़ और करनाल से लड़ने के बजाय लाडवा पहुंच गए। तो कांग्रेस की तो एक बहुत सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी की रथ यात्रा को जितना समर्थन मिलेगा कांग्रेस उतनी ही मजबूत होगी, और चुनाव में जो 5-7% के वोटर होते हैं जो ये देखते हैं हवा किस तरफ चल रही है उसी तरफ चल देते हैं, वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी की यात्रा उस क्षेत्र से शुरू कराई गई है जो मौजूदा मुख्यमंत्री का इलाका रहा है कभी, और फिर वो रात्रि विश्राम उस जगह होगा जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी साहब की 3 रैलियां हुई हैं और उन्होंने भी भाजपा को मजबूती देने की कोशिश की है। अमित शाह साहब कई रैलियां कर चुके हैं, आज शायद नांगल चौधरी में भी उनकी जो हरियाणा का आखिरी छोर है राजस्थान से लगता हुआ वहां रैली थी। योगी आदित्यनाथ साहब भी कई बार आए हैं, लेकिन 10 साल की जो सत्ता के प्रति हल्की नाराजगी सी होती है उसको बदलने के लिए ही नायब सिंह सैनी साहब को खट्टर साहब की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब नायब सिंह सैनी साहब बताते हैं कि 56 दिन का उनका जो कार्यकाल है वो हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल पर भारी है, लेकिन वो 9.5 साल जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे उनके कार्यकाल का जिक्र नहीं करते। खट्टर साहब को मंच पे नहीं बुलाया जाता, खट्टर साहब का पोस्टर नहीं लगाया जाता, खट्टर साहब का सभाओं में नाम नहीं लिया जाता। तो जाहिर है कि पार्टी हाईकमान के पास जो हरियाणा से रिपोर्ट गई थी लोकसभा चुनाव से पहले वो यही थी कि सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है और खट्टर साहब को अब पर्दे के पीछे भेज दिया जाना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा हो। मैं मानता हूं गोयल साहब 10 में से पिछली बार 10 सीटें जीती थी भाजपा ने, इस बार 10 में से 5 सीटें भाजपा हार गई है, और लोकसभा चुनाव में तो मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, उनके मुकाबले में कोई नहीं दिखता है। इसलिए लोग कहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी तो मोदी प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है।
लेकिन विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और उन्हीं मुद्दों को राहुल गांधी के जरिए भुनाने की कोशिश हो रही है हरियाणा में, और उसका असर भी कांग्रेस के पक्ष में और बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सही कहा आपने। इसका मतलब हम ये मान के चले हैं, जो कल से राहुल गांधी की रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, 3-4 दिन जो भी चलेगी, 3 तारीख को शाम 5 बजे तक का प्रचार का टाइम है, 5 तारीख को वोटिंग है, तो वो हरियाणा इलेक्शन में गेम चेंजर हो सकती है, एक चीज। जी। और दूसरे, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अपने विश्लेषण में, कि 5-7% वोटर ऐसे होते हैं, स्विंग वोटर्स कह लो, जो हवा के साथ चलते हैं। कि भाई, जो एक परसेप्शन बन गई कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, अगर कांग्रेस जीत रही है तो वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव हो जाता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही बात है, हर इलेक्शन में ऐसा होता है। अब मैं बात आता हूं, दो विधानसभा के बारे में आप और हम बात कर चुके हैं, लास्ट में पूरा समअप भी करेंगे। अभी आपने नांगल चौधरी की बात करी कि आज नांगल चौधरी में अमित शाह जी की रैली थी। तो नांगल चौधरी विधानसभा में, जहां पर एक समय में डॉक्टर अभय सिंह यादव पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनको विकास पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है और बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती थी। लेकिन अब हालात कैसे हैं? जहां तक सुनने में आता है वो सीट भी फंस चुकी है। जी सर, आपकी प्रतिक्रिया। गोयल साहब, देखिए कि जब डॉक्टर अभय सिंह यादव राजनीति के मैदान में उतरने की सोच रहे थे, तब उन्होंने मुझे बताया था कि मैं नारनौल से चुनाव लड़ना चाहता हूं, और उन्होंने आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हटा के स्पेशल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ में लगाया गया था। तब लोग ऐच्छिक सेवानिवृत्ति में कुछ दिन बाकी थे उनके, तो उन्होंने नारनौल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। देखिए, अगर ईश्वर आपके साथ हो, किस्मत आपका साथ देती हो, तो बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। उन्होंने अपने गृह प्रवेश में अभय सिंह चौटाला साहब को बुलाया था। वो आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे नारनौल से, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ने ऐन वक्त पर उम्मीदवार सैनी साहब को घोषित कर दिया, शायद मिसेज कमलेश सैनी को उम्मीदवार घोषित किया, और जी वो जी। चुनाव का आखिरी पड़ाव था। तो अभय सिंह यादव साहब को लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मैं अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसे में भागदौड़ करके कृष्णपाल गुर्जर साहब ने उनको, जो पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने टिकट दिला दी नांगल चौधरी से, और उनका मुकाबला पूसाराम के परिवार से था। और 892 वोटों से उन्होंने, किसी तरह भाजपा की हवा थी, रेवाड़ी में राविंदरजीत सिंह ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके नरेंद्र मोदी जी की एक पूर्व सैनिक रैली कराई थी, जिसमें 1-1.5 लाख के आसपास लोग जुड़े थे। भाजपा की हवा थी, मोदी साहब को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ऐसी सूरत में डॉक्टर अभय सिंह जी शायद 892 वोट से नांगल चौधरी सीट से जीत गए थे। दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ, तो गोयल साहब वहां, मतलब जेजेपी ने टिकट दी पूसाराम जी के परिवार को, और किरण चौधरी मैडम ने भी ये गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को ही वहां से टिकट दिलवा दी। यानी कि दो गुर्जरों के मुकाबले में सामने एक यादव थे। आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के मिजाज को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यादव और गुर्जर दो मुख्य समुदाय हैं जिनका बड़ा वोट बैंक है। ऐसी सूरत में दो गुर्जर लड़ेंगे तो यादव के लिए सीट आसान हो जाता है जीतना, और वो 19,500 से वोट से जीते, और फिर आखिरी समय में नायब सिंह सैनी सरकार में वो मंत्री भी बन गए, राज्य मंत्री का दर्जा मिला उनको, इंडिपेंडेंट चार्ज था। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप विधायक के तौर पर अगर रहते हैं तो आपके खिलाफ माहौल नहीं बनता। आप जब मंत्री बन जाते हैं, लोगों के सबके काम हो नहीं पाते, लोगों में नाराजगी बढ़नी शुरू हो जाती है। और अब 19,500 वोट से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस सीट को सबसे सेफ सीट मानती थी। लेकिन मंजू चौधरी का मैदान में उतरना, किसी दूसरे गुर्जर का मैदान में ना होना, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना, टिकट के दावेदार चाहे वो विनय यादव हो चाहे विनोद भील हो, उनका खुलकर मंजू चौधरी को समर्थन देना। मेरा ये मानना है कि जाट समुदाय हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, दलित समुदाय शैलजा मैडम को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। ऐसी सूरत में अगर जाट, गुर्जर, दलित समुदाय का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, और यादव समुदाय में भी कोई नाराजगी होगी, तो मंजू चौधरी के वोट चले जाते हैं, तो ये सीट
पर पलड़ा मुझे मंजू चौधरी का कुछ भारी नजर आता है। हालांकि डॉक्टर अभय सिंह ब्यूरोक्रेट रहे, पहले वो कॉलेज में लेक्चरर थे, फिर राजनीति में उतरे, 2 बार विधायक बने। अब उन्होंने भी अपनी रणनीति अच्छे से तैयार की होगी, लेकिन सरकार के खिलाफ अगर नाराजगी का भाव हो तो उम्मीदवार को नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि मंजू चौधरी का पलड़ा वहां भारी है। ठीक है, अब उसके बगल की सीट नारनौल पर आते हैं। नारनौल में एडीओ ओम प्रकाश यादव जी 2 बार विधायक रहे, 9.5 साल मंत्री भी रहे। जी। उसके बाद जब नायब सिंह जी आए तो मंत्री पद से उनका पत्ता साफ करके अभय सिंह जी को बना दिया। हाँ जी। तो अब नारनौल की सीट पे आप क्या विश्लेषण देख रहे हैं? कांग्रेस वहां पर देखिए, अपर हैंड है या बीजेपी का? मैं तो कहूंगा ओम प्रकाश यादव एडीओ साहब के नाम से जाने जाते हैं, भले जी। आदमी हैं, किसी का नुकसान करने की सोचते नहीं। वो वो किसी से खुंदक नहीं पालते। किसी का काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन उनके मुकाबले में राव नरेंद्र सिंह जो है, उनके पिताजी विधायक मंत्री रहे हैं, राजनीति उनको विरासत में मिली है। छवि राव नरेंद्र सिंह की भी भले पॉलिटिशियन की है, हुड्डा साहब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, टिकट के और भी दावेदार थे। लेकिन जब कांग्रेस अगर ये मानती है कि हमने उस व्यक्ति को टिकट देनी है जो चुनाव जीत सकता हो, तो राव नरेंद्र सिंह हुड्डा साहब की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की सूची में पहले नंबर पर थे। उनको टिकट दी गई, लड़ाई कांटे की है, पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। लेकिन जिस पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं होती है गोयल साहब, उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है। अब आप तो चूंकि वही मौके पर बैठे हुए हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लड़ाई इन दोनों के बीच में, ये तीसरा तो कोई उम्मीदवार है नहीं। नहीं, मैक्सिमम सीटों पे खाली यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सीटों पे 90 की 90 सीटों पे अगर हम बात करें तो 2-4 सीटों को छोड़ दें तो डायरेक्ट बाइपोलर कंटेस्ट है, कांग्रेस वर्सेस जी। बीजेपी। वह- अच्छा, मैं गोयल साहब आपको एक पीछे थोड़ा ले जाता हूँ आपका। अगर ये लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं है। जी आप देखिए कि 1968 में चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने थे, आपको ध्यान होगा। जी। और उसके बाद 72 में जब वो चुनाव, कांग्रेस फिर से चुनाव मैदान में गई, तब 81 सीटें होती थी, बंसीलाल जी को 51 सीटें मिली थी। यानी कि लगातार दूसरी बार वो सत्ता में आए। 1977 में चुनाव हुए, कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें आई। यानी कि हरियाणा का इतिहास ये कहता है कि तीसरी बार जब भी कोई पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव मैदान में जाती है, वो सफल नहीं होती। दूसरा उदाहरण आपके सामने, चौटाला साहब बंसीलाल जी की सरकार गिरने के बाद 1999 में मुख्यमंत्री बने। 7 महीने बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव कराए, पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। और उसके बाद 2005 में जब इलेक्शन हुए तो उनकी पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 में चीफ मिनिस्टर बने थे, उनको 67 सीटें मिली थी 90 में से। दूसरी बार जब चुनाव मैदान में उतरे तो उनको 40 सीटें मिली, बहुमत से 5 सीटें दूर रहे। और जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के बाद तीसरी बार मैदान में उतरे तो कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली, और तीसरे नंबर की पार्टी थी तब वो। इनेलो उनसे आगे था। और अब जो 10 साल 2005, 2014 और 2019 में 10 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा मैदान में उतर रही है, तो पहले उनको बहुमत में 47 सीटें आई थी, फिर 40 आई थी। तो आप अंदाज लगा लिए, अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भाव पैदा हो चुका हो, तो तीसरी बार में जो 40 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तीसरे बार मैदान में उतरने पर आज तक का तो कोई इतिहास है नहीं कि कोई किसी पार्टी ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई हो। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के परिणामों को देखें तो 10 में से 10 सीटें बीजेपी लेके आई थी। उसके मात्र 5-6 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जो 70-75 पार का नारा था तो बीजेपी 40 पे सिमट गई थी। जी। बीजेपी की प्रचंड लहर होने के बावजूद अगर वो 40 पे सिमट गई तो। साहब, एक मैं जी और उदाहरण देना चाहूंगा आपको जी। कि पिछली बार जब भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीती थी, तो सबसे कम अंतर से हारने वालों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उनको मात्र डॉक्टर अगर अरविंद मैं गलत हूं तो आप मेरे को धरम करेक्ट कर सकते हैं, 7400-7500 वोटों से हारे थे।
मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम, सबसे कम वोटों से हारने वाले दीपेंद्र हुड्डा थे। और उनकी सबसे ज्यादा हार अहिरवाल क्षेत्र, जो कोसली इलाका है, वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लगता है। और दीपेंद्र हुड्डा वहां से 75,000 वोटों से पिछड़े थे, बिल्कुल इसलिए सही हारे कह थे। रहे हैं बिल्कुल। इस बार का लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र अच्छे वोटों से जीते। और कोसली हल्का, जो यादव बहुल हल्का है, वहां से 75,000 वोटों का अंतर भी पूरा किया। और दो वोट उनको भाजपा उम्मीदवार से फालतू मिले। और बिल्कुल सही है। जगदीश यादव जो जी। चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, हम्म। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा से वादा किया था कि मैं आपको इस बार कोसली से विजयी करके भेजूंगा। तो उन्होंने ना केवल 75,000 वोट का अंतर पाट दिया, बल्कि उनको वहां से विजयी बना के भेजा। तो अहिरवाल, जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ है, अगर कोसली में दीपेंद्र हुड्डा को इतना समर्थन लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, तो आप अंदाज लगा लीजिए दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में किस तरह का सपोर्ट मिलेगा। और मूल बात पर अगर हम आए, तो अग्निवीर योजना जो है, अहिरवाल के जो युवा है पढ़े लिखे, फौज में जाने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। एक मैं आपको और बताऊं कि देश की आबादी में हरियाणा का हिस्सा सिर्फ 2% है, लेकिन सेना में हर 10वां सैनिक जो है वो हरियाणा से है। तो फौज के जो अग्निवीर योजना लागू की केंद्र सरकार ने, जो अब नाराजगी भागते हुए लोगों की कहा है कि जो भी अग्निवीर रिटायर होगा हम उसको नौकरी देंगे। यानी कि अग्निवीर योजना में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। जो रिटायर हो गए आएंगे 4 साल बाद, उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नौकरी देगी। ये नायब सिंह सैनी साहब भी कह रहे हैं, यही अमित शाह साहब ने कहा है, यही भाजपा की एक लाइन हो गई है। बिना उस योजना में संशोधन किए कैसे वो नौकरी देंगे। ये एक ऐसी योजना है, जब किसी युवक की शादी होती है ना, कार्ड छपते हैं, तो शादी से पहले ही उसके कार्ड पर आ जाता है भूतपूर्व सैनिक। ये किस तरह की योजना है कि शादी से पहले कोई रिटायर हो जाए। अब वो भूतपूर्व सैनिक भी लिखवाएगा और शादी बाद में होगी, पहले रिटायर होगा वो। तो ये दक्षिण हरियाणा में यादव समुदाय में जो फौज में दिलचस्पी रखते हैं, उनमें नाराजगी है। और वो नाराजगी किसी एक सीट की नहीं है। दक्षिण हरियाणा में जो आप 11 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, नाराजगी सब जगह है गोयल साहब। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कथनी और करनी में सभी राजनेताओं का अंतर बहुत ज्यादा होता है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी रेवाड़ी में भी जो रैली हुई थी अमित शाह जी की, वहां पर उन्होंने गारंटी देकर के गए कि हरियाणा के अग्निवीरों को निश्चित रूप से पेंशन वाली सरकारी जॉब मिलेगी। और बोले मोदी हम्म। जी ने इस चीज का वो कर दिया है। लेकिन आज तक जी। ऑन पेपर्स एक चीज भी नहीं है कि कोई किसी तरह का बदलाव किया गया हो, एक चीज। और बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं अब आता हूं मैं अभी एक आप। बात, जी। गोयल साहब एक बात और, जी। दक्षिण हरियाणा के लोगों की एक बड़ी मांग रही है कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। जी। अहीर रेजिमेंट के लिए दक्षिण हरियाणा के लोगों ने एक आंदोलन भी शुरू किया था, लंबे समय तक धरना चला। भाजपा की केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार को दक्षिण हरियाणा का बड़ा योगदान है राव इंद्रजीत सिंह को विजयी बनाने में। कांग्रेस ने तो कहा है, उनकी मांग का समर्थन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, उनकी मांग का समर्थन किया दीपेंद्र हुड्डा ने। दीपेंद्र हुड्डा आंदोलनकारी धरने पे बैठे लोगों के बीच में भी गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको अहिरवाल क्षेत्र का समर्थन है, उन्होंने धरने पे बैठे लोगों को ये आश्वासन देने लायक भी नहीं माना कि हम अहिर रेजिमेंट पर विचार करें। तो ये जाट रेजिमेंट हो सकती है, राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, तो अहिर रेजिमेंट में क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं दक्षिण हरियाणा जुड़े हुए, जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे। यहां सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सारी की सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वादे कुछ करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा नहीं कर सकती हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या और कोई पार्टी हो। उनके लिए मैं आगे चर्चा आरंभ कंटिन्यू करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सभी राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों के लिए, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। बिल्कुल सही तो बात। अब आपसे अभी आपने कोसली विधानसभा क्षेत्र के लिए बात करी, तो कोसली विधानसभा क्षेत्र से जो सीटिंग एमएलए थे लक्ष्मण यादव जी,
उनका टिकट काट करके उनको रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया और उनकी जगह अनिल यादव को बीजेपी ने टिकट दे दी। और जी। कांग्रेस ने पुराने महारथी जगदीश यादव पर अपना दाव हम्म। लगाया है। साथ में एक मनोज कौशलिया भी खड़े हुए हैं। तो कोसली हाँ। सीट पे जैसे आपने बताया कि अभी ताजा लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा जी ने 75,000 की जो बैकलॉग था वो ना केवल वो कवर किया अपितु 2 वोटों के अंतर से जीत भी हासिल की। बिल्कुल सही जी। आपने बोला। तो अब कोसली विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या देखते मैं तो कहूंगा कि देखिए, जगदीश यादव पहली बार चुनाव जीते तो हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते। बंसीलाल जी ने उनको अपनी कैबिनेट में वन मंत्री के तौर पर शामिल किया। इसके बाद हरियाणा विकास पार्टी टूट गई, कांग्रेस में विलय हो गया। जगदीश यादव फिर इनेलो में चले गए, चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार जगदीश यादव उस पार्टी में है जिसकी सरकार बनने की संभावना है। और उन्होंने ये साबित किया कि कोसली हलके में उनमें इतना दमखम है कि 75,000 के वोट को अंतर को पाट करके कांग्रेस को विजयी दिला सके। तो मैं समझता हूं कि हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, वो जरूर चाहेंगे कि कोसली में जगदीश यादव की जीत हो। और हो सकता है अगर मंत्रिमंडल बनता है कांग्रेस सरकार का तो जगदीश यादव को मंत्रिमंडल में भी जगह मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वो हिसार लोकसभा क्षेत्र के तहत कोसली क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जगदीश यादव की स्थिति और उम्मीदवारों की तुलना में मजबूत लगती है। ठीक है। अब आते हैं हम साथ में लगते हुए रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। कप्तान जी। अजय यादव बहुत टाइम तक यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। अब पिछली बार उनके सुपुत्र चिरंजीव राव बीजेपी लहर में भी जीत करके आए। वो यहाँ से खड़े हैं कांग्रेस में। और बीजेपी ने दाव लगा दिया कोसली के पूर्व विधायक लक्ष्मण यादव जी पर। साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से सतीश यादव खड़े हुए हैं। तो आप रेवाड़ी की स्थिति को कैसे देखते हैं सर? देखिए, लक्ष्मण यादव अपने दोस्त हैं, मैंने तो कई बार उनका इंटरव्यू किया है। चिरंजीव राव कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे हैं और यादव साहब के साथ भी हमारे पिछले कई वर्षों से अच्छे संबंध हैं। चिरंजीव राव से भी बातचीत होती रही है। मुकाबला तो देखिए इन दोनों के बीच में ही है, लेकिन पार्टी की हवा मजबूत हो तब तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी किसी की बदल दीजिए। लेकिन जब पार्टी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही हो उस समय किसी की सीट बदलना वो अच्छा नहीं है। ये राव इंद्रजीत सिंह साहब ने उन कोसली से उनको टिकट दिलाई थी और वही उनको रेवाड़ी ले गए हैं और उन्हीं पर उनको जिताने की जिम्मेदारी है। मुकाबला लक्ष्मण यादव और चिरंजीव राव में ही है। वो बड़े राजनीतिक घराने में उनकी शादी हुई है, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और लालू के बेटे थे। जी जी जी। तो एज किसका देखते हैं सर आप यहाँ पर? कापड़ी साहब के साथ भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने उनकी टिकट काट दी, फिर वो भाजपा में शामिल हुए, फिर भाजपा ने उनको धोखा दिया। ऐसी सूरत में वो क्या चाहेंगे कि राव इंद्रजीत सिंह का नजदीकी उम्मीदवार कामयाब नहीं होना चाहिए। तो कापड़ीवास भी अपनी सीट को अगली बार के लिए देखते हुए उनकी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव हारी थी और वो शायद जिस ढंग से उनके साथ सलूक हुआ वो चाहेंगे कि अपने समर्थकों को किसी भी तरीके से चिरंजीव राव के समर्थन में ले जाएं, ताकि भाजपा को ये लगे कि ये सीट कापड़ीवास ही जीत सकते हैं और अगली बार उनका शायद हो सकता है नंबर लग जाए। तो लड़ाई तो वहां भी कांटे की है, लेकिन चूंकि 6 बार कैप्टन अजय सिंह यादव वहां से जीते हैं, उनका बड़ा जनाधार है। और वही बात है लास्ट में कि कोई पार्टी, उन्होंने तो दावा भी किया हुआ है चिरंजीव राव ने तो कि अगर सरकार बनी तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। जी जी। तो उनको जाहिर है कि या तो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है ये ऐसा बयान, या उनको उम्मीद है कि मैं तो जीत ही रहा हूं तो मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल होने से कौन रोके। ऐसी मुझे लगता है कि वहां भी, रेवाड़ी में भी कैप्टन साहब का इतिहास देखें तो उनके बेटे की जीत की संभावना है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो भाजपा में भीतरी घात हो सकता है रेवाड़ी सीट पर। 5 सीटें हम कवर कर चुके हैं सर। अटेली, गुड़गांव, नांगल चौधरी, कोसली एंड रेवाड़ी। अब आते हैं हम एक और पावरफुल सीट जहां से पावरफुल
मिनिस्टर रह चुके राव दान सिंह, जो कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसे अभी आपने सीताराम सिंगला जी के लिए बोला, वो हरियाणा में बीजेपी के स्टालवर्ट थे। जैसे सुषमा स्वराज जी थी, उसी तरह से रामविलास शर्मा जी भी थे। जिस समय बीजेपी का झंडा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था, ये गिने चुने 3-4 नेता ऐसे होते थे जो बीजेपी का झंडा उन्होंने बुलंद किया। तो रामविलास शर्मा जी को जिस तरह से पार्टी ने नकार दिया, कोई दायित्व नहीं सौंपा, जिस तरह से उनकी किरकिरी करी, उस संदर्भ में महेंद्रगढ़ सीट पर आप क्या परिणाम देख रहे हैं? देखिए, पहले तो गोयल साहब मैं ये कहूंगा कि हरियाणा में जितने भी बड़े लीडर थे, खट्टर साहब ने एक एक करके सबको निपटाया। चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे धनखड़ साहब हो, चाहे जो आप नाम लोगे, रामविलास जी भी उनमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी में खट्टर साहब ने जो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता दिखता था, उनको निपटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रामविलास शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शामिल है जो 5 बार विधायक रहे, देवीलाल जी की सरकार में मंत्री रहे, बंसीलाल जी की सरकार में मंत्री रहे, खट्टर साहब सरकार में मंत्री रहे, 3 बार वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। लेकिन 2014 में उनके नेतृत्व में जब पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो खट्टर साहब अचानक मुख्यमंत्री बन गए। और उनके मुख्यमंत्री बनने की वजह यह है कि जब मोदी साहब हरियाणा के भाजपा प्रभारी होते थे, पंचकुला में रहते थे, तो खट्टर साहब भी उनके साथ ही थे। उन तब से उनका लंबे समय से उनसे वास्ता रहा है। खट्टर साहब की एक तरह से मेहरबानी से वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। मैं तो आपको कहूंगा 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद फील्ड में उनका कोई बहुत जनाधार नहीं बढ़ा। रामविलास शर्मा जुझारू नेता हैं, उनको उन्होंने जब लिस्ट में नाम नहीं आया तो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। आपको गोयल साहब मैं बताऊं कि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया, उस दिन वर्षों पहले उनके खिलाफ दी गई कोई शिकायत थी, उस पे मुख्य सचिव ने जांच के आदेश कर दिए। हाँ, वो डीजीपी से कहा पुजारी वाला मामला जो इस था। पुजारी से पैसे लेते उस मामले की जांच की जाए। और वो सोशल मीडिया पर जो वायरल किया गया था, उसका मकसद रामविलास जी को डराना था एक तरह से कि आप चुनाव मैदान से हट जाए। फिर राव इंद्रजीत सिंह जी गए वहां, धर्मवीर एमपी गए, ओम प्रकाश यादव गए, उनके समझाने पर उन्होंने नाम वापस ले लिया। लेकिन जिस ढंग से रामविलास शर्मा का भाजपा अपनी ही पार्टी ने अपमानित किया, वो बहुत दुखदाई था। और मुझे नहीं लगता कि रामविलास के समर्थक इस तकलीफ को भूलेंगे कि उनके कितने, जिसने भाजपा की जड़ें जमाई। खुद रामविलास ने एक बार कहा, जिसने पेड़ लगाया, जब फल खाने के मौका आया या छाया में बैठने का मौका आया, तब उसका लाभ किसी और ने उठाया। उन्होंने सीधे सीधे तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता की उपेक्षा पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कोई स्कोर सेटल करना है किसी नेता को रामविलास के खिलाफ, तो चुनाव के बाद कर लें। आप उनकी टिकट कटवा के पूरे ब्राह्मण समुदाय में क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समुदाय बड़ी मजबूती के साथ डटा रहा है, और रामविलास शर्मा इस समुदाय का एक बड़ा चेहरा है। सुषमा स्वराज केंद्र में मंत्री रहते हुए रामविलास जी को बड़ा सम्मान देती थी, लेकिन हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस तरह से रामविलास को अपमानित किया गया, अपने वो भावुक हुए, उनकी आंखों में आंसू आए, वो सबने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। आपकी चढ़ती हुई हवा हो, तब आप किसी के साथ ऐसा करें तो लगेगा कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के दौर में आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं और अपनी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता को एक तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हैं, ये पार्टी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना। तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि महेंद्रगढ़ सीट जो है राव दान सिंह के लिए केकवाक साबित हो सकती है? राव दान सिंह पहले भी जीते हैं, उन्होंने रामविलास जी को पहले भी हराया था, और अब तो रामविलास जी मैदान में है नहीं है, और उनका साथ भी हो सकता है दिखावे के तौर पर हो, उनके समर्थक भाजपा को मदद नहीं करेंगे, ये मेरा अपना अनुभव कहता है, आकलन कर। अब आते हैं सर हम बादशाहपुर विधानसभा सीट पर। यहाँ की विशेषता ये है
हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर वोटर कहीं भी किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में है तो वो बादशाहपुर में है। 5.5 लाख से ऊपर वोटर हैं। और बीजेपी ने यहां से हैवी वेट राव नरबीर सिंह को उतारा है, जो राव इंद्रजीत सिंह के प्रबल विरोधी माने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, जब उनको लगा नरबीर जी को कि भाई उनको टिकट नहीं मिल रही, तो उन्होंने पब्लिक मंच से ये अनाउंस कर दिया था कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। हाथ किया था, अमित शाह जी का बुलावा आया, उनको क्या सेटिंग हुई क्या नहीं हुई, रात को ही उनके घर पे टिकट डिक्लेयर होने से पहले ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे। मतलब बीजेपी हाईकमान को मैंने अपने पूरे जिंदगी में, अब तक की जिंदगी में इतना लाचार नहीं देखा, जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के आगे झुक कर के सरेंडर करके, जिस तरह से राव नरबीर सिंह ने उनको देखिए ओपन चैलेंज कर रा- दिया था। तो उनको बीजेपी ने टिकट दे दी, चलो ये एक अलग मसला है। उनके मुकाबले में एक बहुत ही युवा नेता वर्धन सिंह खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। साथ ही पूर्व मरहूम विधायक राकेश दौलताबाद की बीबी कुमदनी भी खड़ी हैं निर्दलीय के रूप में। तो आप बादशाहपुर सीट का आकलन कैसे करते देखिए, राव नरबीर सिंह एक बड़े राजनीतिक घराने से हैं। उनके दादा भी मंत्री रहे, उनके पिताजी भी मंत्री रहे। खुद राव नरबीर सिंह अलग अलग हरियाणा की सरकारों में मंत्री रहे। पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था। राव इंद्रजीत सिंह का बताया जाता है कि हाथ था उसमें, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी के, बावजूद इसको उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन इस बार आपने जो कहा वो मैंने भी सुना था। राव नरबीर सिंह ने कहा कि राव नरबीर सिंह तो चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी लड़ेगा, और आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ेगा। यानी कि आजकल वो राव दान सिंह के रिश्तेदार हैं। राव दान सिंह पूर्व हैं? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह समझी हुड्डा के समझी हैं, नजदीक। जहां तक मेरे को पता है समझी हैं। हाँ, वो दोनों समधी हैं और राव दान सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी लोगों में गिने जाते हैं। जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो हो सकता है राव दान सिंह ने उनको आश्वस्त किया हो कि कोई बात नहीं, बादशाहपुर से आप कांग्रेस टिकट पर भी लड़ सकते हैं। और उनकी ये धमकी काम आई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिल्ली बुलाया, तुरंत तुरंत उनको टिकट दिया, ढोल नगाड़े आपने बता ही दिया कि बजे थे। तो वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। उनकी और राव इंद्रजीत सिंह की हो सकता है दक्षिण हरियाणा में वर्चस्व की लड़ाई हो। लेकिन इस बार पार्टी ने उनके सामने सरेंडर किया, उनको टिकट दिया। और वहां से राकेश दौलताबाद उनकी टिकट कटने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। अचानक उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो गई हैं। राकेश दौलताबाद जाट समुदाय से आते थे, और जाटों में हो सकता है जाटों का वोट अगर उसके साथ चला जाता है, उनकी पत्नी के साथ, तो ये राव दान सिंह के फायदे में होगा। राव नरबीर सिंह की ये बात फायदे में जा सकती है। लेकिन हुड्डा साहब जाट समुदाय के सबसे बड़ा नेता हैं, और लोग उनको, ये समुदाय उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। ऐसी सूरत में पहली बात तो ये है कि राकेश दौलताबाद की पत्नी को कितना वोट मिलता है, वो लड़ाई को तिकोना बना पाती है या नहीं बना पाती। दूसरा, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वर्धन सिंह, वो युवा है, और युवा तबका इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नौकरियों को लेके बहुत परेशानी में है। कौशल निगम जो बना, टेम्परेरी नौकरियां देगी, तनख्वाह भी कम है, नौकरी से भी कभी भी हटाया जा सकता है। और इस बात को जानते हुए नायब सिंह सैनी साहब ने कहा हम एक एक्ट बना रहे हैं। उस वो एक्ट जो है वो इस तरह का काम करेगा कि जो एक बार लग गए हैं वो हट ना पाए। लेकिन वो एक्ट तो बनता तब जब विधानसभा में सेशन होता, बिल आता, गवर्नर साहब उसमें साइन कर देते। एक तरह से चुनाव के दिनों में मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश थी। और आमतौर पर जो सरकारें पलट जाती हैं वो भी युवा वर्ग का भविष्य देखती हैं, कोई रास्ता निकालती हैं। तो हो सकता है उनकी नौकरियां बची रहें, लेकिन देखिए वो टेम्परेरी नौकरी है, कभी भी उनको बर्खास्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और उनकी सैलरी भी स्थायी कर्मचारी की तुलना में कम है। इस बात को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बेहतर तरीके से व्यक्त किया। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो पहले ही साल हम 1 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। इस समय हरियाणा सरकार में 2 लाख पोस्टें खाली हैं। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 है। और युवाओं की परेशानी को भांपते हुए, या कह लीजिए युवाओं को अपने साथ लगाने के लिए उन्होंने कहा हम पहले ही साल में सत्ता में आने के बाद 1 लाख नौकरी देंगे। और वर्धन सिंह यादव युवा है, हालांकि उनका राजनीतिक
कितना अनुभव है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वहां भी लड़ाई तो राव नरबीर सिंह और वर्धन सिंह में है। और फिर मैं वही कहूंगा कि जिस पार्टी की हवा होती है उसको थोड़ा बहुत चुनाव में फायदा मिलता है, लेकिन कांटे की टक्कर कह सकते हैं बादशाह। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ भी वर्धन सिंह सीट निकाल सकते हैं, वर्धन यादव जो है। जी, निकाल सकते हैं। जी। अब बात करते हैं हम पटौदी की। जी, पटौदी में आप क्या सिचुएशन देखते हैं सर? देखिए पटौदी में सिचुएशन ये है कि जो जरावता साहब थे वो विधायक बने, राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ थे। राव इंद्रजीत सिंह साहब ने उनकी टिकट कटवा दी। पिछली बार विमला चौधरी की टिकट कटवा दी थी उनके विरोधियों ने। इस बार उन्होंने जरावता की टिकट कटा के विमला चौधरी को टिकट दे दिया। मैं समझता हूं दक्षिण हरियाणा की जो 11 सीटें हैं, जितनी बार मेरी पटौदी हल्के में कुछ जर्नलिस्टों से और लोगों से बात हुई, सबने ये कहा कि विमला चौधरी की जीतने की संभावनाएं हैं। तो विमला चौधरी ही अभी वहां नंबर 1 की स्थिति में है। और भाजपा की कोई सबसे कंफर्म सीट दक्षिण हरियाणा में मानी जाती है तो वो पटौदी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। भाजपा की अगर इन 11 सीटों में से सबसे कंफर्म सीट है तो वो पटौदी की है। जी, और इसमें भी कोई कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि बिमला चौधरी को टिकट दिलाने में राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान है। जी, आप करेक्ट कर सकते हैं सब मेरे को? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं, इसलिए उसमें करेक्ट करने की कोई बात नहीं। चलिए, अब पटौदी की बात होगी क्योंकि समय कम है। अब बात करता हूं मैं बावल की। बावल से हाँ, मंत्री बनवारी लाल जी का टिकट काट करके कृष्ण कुमार जी को टिकट दिया गया। और उसके अगेंस्ट कांग्रेस के पुराने महारथी एमएल लंगा जी हैं। आप किसको चांस दे रहे हैं? देखिए मैं तो ये डॉक्टर बनवारी लाल जी की तारीफ करना चाहता हूँ पहले तो, जी। कि एमबीबीएस डॉक्टर थे और वो राजनीति के मैदान में आए। 2 बार वो चुनाव जीते, पहले राज्य मंत्री रहे, फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया उनको। और आखिरी समय में जब लोकसभा चुनाव थे, उस समय भी उन्होंने बावल हल्के से कांग्रेस को मात दी और राव इंद्रजीत सिंह ने वहां से बढ़त हासिल की। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट क्यों कटी। देखिए राजनीति में जब कोई मंत्री बनता है तो उनके बच्चे जो है ना, वो सब जानते हैं कि फला मंत्री का बच्चा वो है, फला मंत्री का बेटा है, फला मंत्री की बेटी है, उनसे संपर्क कर लीजिए, काम बन जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर बनवारी लाल का एक बेटा और एक बेटी है। मुझे नहीं लगता कि कोई उनका नाम भी जानता होगा। वो हरियाणा से बाहर हैं, उनकी एक बेटी तो शायद जयपुर में डॉक्टर है, बेटा कहीं बाहर नौकरी करता है। और राजनीति में उनकी कोई दखलंदाजी सीधे तौर पर देखने को नहीं मिली। बावजूद इसके भाजपा को बढ़त दिलाने के उनकी टिकट काटी गई। तो हो सकता है राविंदरजीत सिंह के समर्थक थे, हो सकता है राविंदरजीत सिंह जी ने उनको कहा हो किस आधार पे एक स्वास्थ्य मंत्री के मातहत काम करने वाले स्वास्थ्य निदेशक को तुरंत नौकरी से इस्तीफा और उनको टिकट मिलेगा। यानी कि बॉस की टिकट कट गई और उनके मातहत काम करने वाले एक अफसर को टिकट दे दी गई। दूसरा, रंगा साहब भी देखिए अनुभवी हैं, कई पार्टियों में रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और पीछे उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस की नीतियों को कोसते हुए नजर आ रहे थे। जी फिर जी। उनको ध्यान आया कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अब तो मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। तो उन्होंने कहा नए सिरे से मेरी बाइट ले लीजिए। यानी यानी कि मतलब वो अभी तक पुरानी पार्टी को नहीं भूल पाए, इसलिए कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो रंगा साहब और जो टिकट मिली है जिनको, कृष्ण कुमार जी को, उन्हीं के बीच में मुकाबला है। नहीं, मुकाबला उन्हीं के बीच में है। जो आपने अभी 3 दिन पुराने वीडियो की जिक्र करा, तो आई थिंक दैट वाज जस्ट ए स्लिप ऑफ टंग। और बाकी आप फाइनल एज किसको दे रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा, देखिए कोई पार्टी जब किसी को टिकट देती है ना गोयल साहब, तो उसके नफे नुकसान देखती है। अब रंगा साहब दूसरी पार्टियों से होते हुए कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने उनको टिकट देने लायक माना है। तो मैं सोचता हूं कि जीत की जिसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, पार्टी उसी को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारती है। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए फूक फूक के कदम रखे गए हैं। इस बार कोई कोटा सिस्टम नहीं था कि इतनी सीटें शैलजा जी को मिलेंगी, इतनी रणदीप सुरजेवाला जी को मिलेंगी, इतनी कैप्टन अजय सिंह को मिलेंगी, इतनी मतलब किरण चौधरी मैडम तो चली गई हैं, भाजपा में चली गई है, नहीं तो उनका भी
कोटा था कि भाई मेरे इलाके महेंद्रगढ़ भिवानी में मेरे मर्जी के टिकट मिलेंगे। तो कोटा सिस्टम इस बार मतलब मजबूती के साथ जो है वो हुड्डा साहब ने और उदय भान जी ने मिलकर खत्म किया। और पार्टी आला कमान को वो ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि टिकटें जीतने वाले उम्मीदवारों को हमारी मर्जी से मिलेंगी तो उसके परिणाम बेहतर होंगे। और सबसे ज्यादा टिकटें हुड्डा साहब और उदय भान के खेमे को ही मिली है। 72 सीटें 90 में से बताई जा रही है उनके कोटे की हैं। 8-10 सीटें शैलजा मैडम को हैं। 2-3 सीटें डी सुरजेवाला जी। सुरजेवाला साहब की, ऐसे कैप्टन साहब की होंगी कुछ सीटें। लेकिन मतलब पार्टी ने जो दाव खेला है वो जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही खेला है। बावल अगले 2-4 दिन में और स्थिति साफ हो जाएगी कौन विधानसभा में पहुंचेगा। अब हम अंतिम विधानसभा सीट पे आते हैं, सोना। सोना हाँ से जो वर्तमान विधायक है संजय जी, वो मंत्री भी हैं। उनका टिकट काट करके इस बार बीजेपी ने दे दिया तेजपाल तंवर जी को टिकट। उनके अगेंस्ट खड़े हैं रोहतास खटाना, कांग्रेस। जी। आप क्या समीकरण देखते हैं सोना विधानसभा सीट? मैं तो ये देखता हूँ कि जो भाजपा के मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उनकी बारडोरा से एक बार टिकट कट गई थी। आपको ध्यान हो तो वो सिटिंग एमएलए थे। जी। किरण चौधरी मैडम के दखल से बताते हैं कि वो टिकट कटी और हुड्डा साहब ने उनको सोना से टिकट दिलवा दी। चौधरी धर्मवीर सिंह का सोना की सीट से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा और वो जीत गए। तो सोना कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं ना कहीं कभी चौधरी देवीलाल के प्रभाव वाली और कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट रही है वो। और संजय सिंह की जो टिकट काटी गई, आप पहले तो मंत्री बनाते हैं किसी को और मंत्री बनाने के बाद कई मंत्रियों की आपने टिकट काट दी। अगर वो लायक थे तभी मंत्री बनाया होगा आपने। अगर लायक नहीं थे तो आपने क्यों तो मंत्री बनाया, फिर मंत्री बनाने के बाद जो उम्मीद पाल लेता आदमी तो क्यों उसकी टिकट काट दी। बीच में कुछ इस तरह की खबरें छपी कि उनको टिकट बदल के जब सोना से दी टिकट उनकी काटी गई तो उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को समर्थन दे दिया था संजय सिंह जी ने, ऐसी भी कुछ खबरें आई थी। तो रोहतास खटाना जो गुर्जर समुदाय से हैं उनको टिकट दी गई है और सोना में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। और मुझे तो लगता है कि शायद उनकी गाड़ी जो है वो पार हो जाएगी। चलो, अब कुल मिलाकर के, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है तक्षक जी, तो मैं आपसे फुल एंड फाइनल आकलन चाहता हूं। जो 11 सीटों पर जो अभी हमने विश्लेषण करा, पिछली बार जैसा आपने भी बताया कि 8 सीटें कांग्रेस हार चुकी थी, बीजेपी जीती थी 8 सीटों पे, 1 सीट पर निर्दलीय जीता था और 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी। तो 19 की बात कर रहे हैं हम। तो जी। 2024 में आपका आकलन क्या कहता है? कितनी सीटें कांग्रेस मेरा लेके आएगी, कितनी बीजेपी लेके आएगी? मेरा आकलन ये कहता है कि कांग्रेस पिछली बार जितनी सीटें हारी थी उतनी ही सीटें इस बार जीतेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज सर। इसका जी। मतलब आप 8 सीटें कांग्रेस को दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर। बहुत बड़ी बात कह दी तक्षक सर आपने। और इससे ज्यादा मेरे पास भी कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे एक फोन कॉल पर जुड़े, बहुत बहुत आपका आभार। शुक्रिया जनाब, आपका भी कितना आभार। शुक्रिया करें, आपका कम है। और उम्मीद करते हैं जिस तरह से आज हमने 11 सीटों पर विस्तृत रूप से चर्चा करी, आगामी 3-4 दिन में बाकी की विधानसभा सीटों पर भी नियमित रूप से हम चर्चा करके आपके अनुभव, और क्योंकि हरियाणा की पूरी राजनीति आपकी हथेली पर रहती है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को आपके अनुभव का लाभ मिले और लगातार आप हमारे चैनल पर आए। आज जो आए, जो जुड़े, उसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका। शुक्रिया थैंक सर, यू वेरी शुक्रिया मच। गोयल साहब। नमस्कार।